हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपके कुछ स्पेशल मैट्रिसेस है जिनके ऊपर कंटिन्यूअसली सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे आप जेई मेन की बात करें चाहे जेई एडवांस की बात करें। इन मैट्रिसेस के ऊपर हमेशा ही जेई का फोकस रहता है एंड दैट्स व्हाई इनको अच्छे तरीके से समझ लेना जरूरी है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी वर्किंग कैसे होती है, वो अगर आपके दिमाग में है तो आप काफी इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हो जहां पे इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस दोनों आपके साइमल्टेनियसली ही यहाँ पर साइड बाय साइड पढ़े जाते हैं। ज्यादा इनमें फर्क नहीं है ना, केवल साइन का ही यहाँ पर डिफरेंस है। देखते हैं कि क्या इनके डेफिनेशन है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं और इन पे पूछे जाने वाले सवाल किस तरह से आप देख पाओगे आने वाले पेपर्स के अंदर भी। आपका यहाँ पर जो लेकिन एक छोटा सा डिस्कशन है हम पहले करना चाहेंगे बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द डिस्कशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज द आइडिया ऑफ ट्रांसपोज, राइट। तो एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पे हो जाए पहले, है ना, सो दैट यू ऑल रिकॉल व्हाट ट्रांसपोज एक्चुअली मीन्स एंड व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, क्योंकि यही चीज आपकी बार बार इस्तेमाल होती है व्हेनेवर वी हैव द डिस्कशंस ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, राइट। सो आइडिया क्या है ट्रांसपोज का? ट्रांसपोज का आइडिया ऐसा कुछ है कि आपके पास में अगर कोई ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स है, आप उसको अपने सामने देख पा रहे हो, है ना। एक एग्जांपल भी यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आपको ये जो वर्ड्स में लिखी हुई चीज है वो एक बार एग्जांपल के साथ में समझ में भी आती जाए। सो मेरे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है, लेटेस्ट से मैंने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यहां पर पकड़ा है जिसके अंदर मेरे पास में 1 2 3 और एबीसी कुछ इस तरह से एलिमेंट्स मैंने रो 1 एंड रो 2 में डाल के रखे हैं, ठीक है ना। नाउ इफ आई कॉल दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स एज लेटेस्ट से ए, सो मैं इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्रिएट कर सकता हूं और जिसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए के पावर में सर पे हम इस तरह से एक टी लिख सकते हैं या डैश लगा सकते हैं। टी लुक्स मोर प्रोमिनेंट, सो यूजुअली ए की पावर में इस तरह से टी लिखा हुआ आपको नजर आता है, विच रिप्रेजेंट्स ट्रांसपोज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए। अब करना क्या है बेसिकली, अगर आपको ये ए ट्रांसपोज क्रिएट करना है, मतलब जो भी आपके एलिमेंट्स पहले रो में हुआ करते थे अब उनको आपको कहां डाल देना है, कॉलम में डाल देना है, ठीक है ना। तो रो 1 के सारे ही एलिमेंट्स कॉलम 1 के अंदर आ जाएंगे, मतलब यहां पे आपको 1 2 एंड 3 नजर आएगा एंड जो रो 2 के एलिमेंट्स है वो आपके वो आपके कॉलम 2 में आ जाएंगे, मतलब यहां आपके पास में ए बी और सी आने वाला है, ठीक है ना। सो आपने क्या किया है, बस रो को कॉलम में चेंज कर दिया है एंड उससे जो एक नया मैट्रिक्स आपका क्रिएट हुआ है इसी को हमने ए ट्रांसपोज बोला है, राइट। अब होता क्या है कि जब मेरे पास में एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर यहां पे कैसा है, m क्रॉस n का है, जहां पे m और n बराबर नहीं है वहां आपको क्या चेंज होते हुए नजर आता है, ऑर्डर भी यहां पे चेंज होते हुए नजर आता है। इनिशियली आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स थे, लेकिन जैसे आपने ट्रांसपोज किया था ट्रांसपोज का आपका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 हो चुका है, इसके अंदर 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स बेसिकली हम देख पा रहे हैं। लेकिन यही एक एग्जांपल अगर मैं चेंज करके आपको बताऊं, लेट्स से मैं यहां पे ले लेता हूं एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आपको करना वही होगा, लेकिन आपको जो चेंज ऑफ ऑर्डर है वो नजर नहीं आने वाला। आपका बी मैट्रिक्स लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जिसके अंदर हमने यहां पे एबीसी ले लिया है, यहां पे पीक्यूआर ले लिया है और यहां पे लेट्स से XYZ ले लिया है, ठीक है ना। सो अगर मैं बी ट्रांसपोज लिखना चाहता हूं तो देखो करना वही है। क्या करना है, जो एबीसी आपने रो में लिखे हुए हैं उनको कॉलम में लिख दो, जो पीक्यूआर आपने रो में लिखे हुए हैं उनको कॉलम में लिख दो और जो XYZ आपने रो में लिखे हुए हैं उनको कॉलम में लिख दो। सो दिस बेसिकली जनरेट्स द ट्रांसपोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ऑलराइट। सो आपका यहां पे एक बार अगर ये आइडिया क्रिएट हो चुका है कि ट्रांसपोज हम लेते कैसे हैं, चाहे वो किसी रैंडम मैट्रिक्स का हो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स का हो, देन बिफोर प्रोसीडिंग विद द एक्चुअल डिस्कशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, लेट मी शो यू सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज एज वेल। आपके दिमाग में ये फ्रेश रहेंगे अगर प्रॉपर्टीज, तो आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के, तो यू विल फाइंड इट इजियर टू रिकॉल दीज प्रॉपर्टीज एंड अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज, ऑलराइट। सो सिंपल सी बात यहां पे स्टार्ट करते हैं कि आपका अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज ले चुके हो, उसका अगर आप वापस ट्रांसपोज लोगे तो आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर आ जाओगे, विच आई गेस इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप इस पर्टिकुलर केस में ट्रांसपोज लेते हो तो एपी एक्स कहां चला जाएगा, कॉलम 1 में, BQY कहां चला जाएगा, कॉलम 2 में, एंड CRZ कहां चला जाएगा, आपके कॉलम 3 में चला जाएगा। और आपको फिर से ट्रांसपोज लेके क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके वापस आपको बी ही मिल जाने वाला है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप यहां पे लेट्स से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना, और फिर आपको उसका ट्रांसपोज लेना था, तो आप अगर पहले ट्रांसपोज ले लोगे फिर आप यहां पे वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो भी यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगेन इट इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड, इनफैक्ट थर्ड और फोर्थ साथ में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके इसमें ब्रैकेट के अंदर मैट्रिसेस हैं a प्लस बी या फिर a माइनस बी और आपने उस
आंसर का मतलब ए प्लस बी करके लेटर से सी मैट्रिक्स आया, ए माइनस बी करके डी मैट्रिक्स आया, और आपको उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है ना। तो या तो आप पहले कैलकुलेशन कर लो और फिर ट्रांसपोज लो, या फिर आप अगर ब्रैकेट में अगर अपने ट्रांसपोज को स्प्लिट कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप पहले ए का ट्रांसपोज ले लो, बी का ट्रांसपोज ले लो, बाद में ऐड सबट्रैक्ट कर लो, तो भी आपको जो इनिशियल एलएचएस में एक्सप्रेशन दिया है वैसा ही एक्सप्रेशन वापस कैलकुलेट करते आ जाएगा। इसका मतलब याद रखने का तरीका क्या है कि हम ब्रैकेट अगर देखते हैं कभी भी ट्रांसपोज के साथ में, तो ब्रैकेट के ऊपर हम यहां पे स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। टी को हम यहां पे ए के साथ में और बी के साथ में अलग अलग यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन जब आप यहां पे करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने ट्रांसपोज पहले किया था या बाद में किया है, राइट। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, जो बेसिकली यहां पर आपको 5, 6 एंड 7 में दिखाई दे रहा है। ये आइडियली तो सेम ही प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी रहे इसलिए हमने मल्टीपल केसेस में इसको समझने की कोशिश करना चाहिए, है ना। क्या है यहां पे कि अगर ब्रैकेट के अंदर आपके उसमें मैट्रिसेस इस बार फिर से हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है। पहले क्या थे, आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में थे, अब यहां पे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में अगर आपको मैट्रिसेस दिखाई दे रही है और उसके ऊपर एक सिंगल ट्रांसपोज लिखा हुआ है, सो अभी भी आप यहां पे ट्रांसपोज को स्प्लिट कर सकते हो। जैसे यहां पर कर पा रहे थे, ए के ऊपर ट्रांसपोज अलग से चला गया था, बी के ऊपर ट्रांसपोज अलग से चला गया था, वैसे यहां पर भी कर सकते हैं। ए के ऊपर ट्रांसपोज और बी के ऊपर ट्रांसपोज हम स्प्लिट कर सकते हैं। बस फर्क यहां इतना आ जाता है कि रिवर्सल लॉ आपका लगता है। रिवर्सल लॉ का मतलब क्या है कि आप यहां पे ऑर्डर अपना स्विच करते हुए फाइनल एंटिटी यहां पे लिखोगे जहां पे आपने टी को स्प्लिट कर लिया है, ठीक है ना। देखो यहां पर पहले बी बाद में था, यहां पे बी पहले आ गया है, राइट। यहां पर भी देखो अगर 3 मैट्रिसेस है आपके पास में, सो एबीसी की जगह क्या हो जाएगा, सीएबी हो जाएगा, और उनके ऊपर फिर आपको ट्रांसपोज अलग अलग दिखाई देंगे। ऑलराइट, सो जब भी आप यहां पे मल्टीप्लिकेशन के केस में ब्रैकेट वाले टी को स्प्लिट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन रिवर्सल लॉ के साथ में ये होता है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, और इसी को जनरलाइज अगर आपको करना है तो यहां पे कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। आपके इसमें एन मैट्रिसेस से मल्टीप्लिकेशन में आपको यहां पे ट्रांसपोज को स्प्लिट करना है, बिल्कुल करो। लेकिन अब यहां पे देखो, रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम A1 आप AN से स्टार्ट कर रहे हो और एंड आप यहां पे A1 पे कर रहे हो। इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ। ऑलराइट, एंड लास्ट लॉ इज बेसिकली अबाउट पावर, कि अगर आपके पास में यहाँ पे a की पावर n का ट्रांसपोज करना है या a ट्रांसपोज की पावर n करना है, अल्टीमेटली आंसर आपका सेम आता है। मतलब a के पावर के अंदर अगर हम देखें तो t और n की पोजीशन चेंज की जा सकती है, ठीक है ना। n पहले अंदर था, n आपने बाहर निकाल लिया, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है जो ट्रांसपोज के साथ में आप यहाँ पे कुछ कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो, उनको हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है एज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ऑलराइट, सो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, है ना, रो को कॉलम में लिख देना होता है, एंड उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है, देन आई गेस यू आर नाउ रेडी with this short revision to start the discussion for symmetric and skew symmetric matrices, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर अगर यहां पे फोकस करता हूं, देन जो आइडिया है वो ये है कि ट्रांसपोज लेने पर आपको लगना चाहिए कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। ट्रांसपोज लेने पर आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो आपके पास में मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आप इसका एक बार ट्रांसपोज लेकर देखो, ठीक है ना। इसका नाम लेटर से मैंने यहाँ पे अगर ए मैट्रिक्स रखा है, ठीक है ना। सो ए ट्रांसपोज अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, रो को कॉलम में लिखूंगा तो 1 1 -1 आ जाएगा, रो को कॉलम में लिखूंगा तो 1 2 0 आ जाएगा, एंड रो को कॉलम में लिखूंगा तो -1 0 एंड 5 आ जाएगा। बट नाउ इफ यू लुक एट द एक्चुअल मैट्रिक्स एंड दिस न्यू मैट्रिक्स, यू रियलाइज कि यार एक्चुअली कुछ चेंज हुआ ही नहीं। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 1 1 -1, यहाँ पे 1 1 -1, 1 2 0 1 2 0 एंड -1 0 5 -1 0 5, लेकिन करते समय तो हमने कुछ किया था, राइट। लेकिन अब जब फाइनली अपने आंसर को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपके जो यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो खुद सिमेट्रिक है, वो डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना। ध्यान से अगर आप देखते हैं, सो डायगोनल को अगर आप यहाँ पे लीव आउट कर देते हो तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहां अगर -1 है तो यहां पर भी -1 है, एंड यहां अगर 0 है तो यहां पर भी 0 है। ये चीज डिफाइन करती है कि आप जब ट्रांसपोज लोगे तो वापस वही मैट्रिक्स बनेगा या नहीं बनेगा, राइट। डायगोनल के ऊपर कुछ भी होने दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो आपके सिमेट्रिकली लोकेटेड एलिमेंट्स अबाउट डायगोनल, अगर वो आपके सेम है, then this actually creates a matrix, a special matrix which is called symmetric matrix। इसी चीज को बोलने का दूसरा तरीका एलिमेंट्स के पर्सपेक्टिव से ये है कि आप ये कह सकते हैं कि aij शुड बी सेम एज abi। मतलब क्या है, a12 पे जो लिखा हुआ एलिमेंट है और a21 पे लिखा हुआ जो एलिमेंट है वो आपके कैसे होना चाहिए, वो आपके सेम होना चाहिए, ठीक है ना। देखो ध्यान से, a12 एंड a21 पे लिखे हुए एलिमेंट्स आपके सेम होना चाहिए। दिस इज व्हाट द फर्स्ट डेफिनेशन एक्चुअली टेल्स अस,
ठीक है ना। सो आप यहाँ पे या तो इस तरह से अपने जो है सिमेट्री को नोटिस कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने पे हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है ना। सो इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर मैं देखूं, ये ए वहां चला गया है, इसको अलग से लिख लेते हैं। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। मतलब वापस वही आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अब इसी का भाई है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ में क्या होता है कि जब आप यहां पे ट्रांसपोज लेते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया उसके अंदर। जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो ऐसा लगता है कि आपने उसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो आपके पास में यहां पर जो ए का एग्जांपल है, हम दोनों ही काम करके देखते हैं। एक बार इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई करके देखते हैं और एक बार उसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं, ठीक है ना। सो आप अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं, सो रो को कॉलम में लिखा हुआ है क्या, ध्यान से देखो, है ना। 0 -1 -2, 0 -1 -2, 1 0 -1, 1 0 -1 एंड 2 1 0 एंड 2 1 0। मतलब मैंने क्या किया है, जो भी रो में आ रहा था उसको कॉलम में लिख दिया, मतलब ट्रांसपोज किया है। बट अगर मैं इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई करने की बात करता हूं तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट अपना साइन चेंज कर लेगा। तो यहां पे जहां पे 0 है वहां तो 0 ही रहने वाला है, लेकिन जहां पे माइनस 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 दिखाई दे रहा है वहां पे आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, और जहां प्लस 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 था वहां पे आ जाएगा माइनस माइनस माइनस। सो अगर आप अब इन दोनों को कंपेयर करते हो, जो कि क्या है आपका ए ट्रांसपोज और माइनस है, ये एग्जैक्टली सेम नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग काम किए लेकिन ये एग्जैक्टली सेम है। सो दैट इज व्हाट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसको अगर हम एलिमेंट्स के फॉर्मेट में अगर यहां पे देखते हैं, देन दिस एक्चुअली इज द डेफिनेशन कि आपका ए आई जे और ए जे आई अपोजिट साइन के होना चाहिए। मतलब A12 और A21 में क्या रिलेशन है, A12 और A21 में क्या रिलेशन है, ये अपोजिट साइन के हैं। A13 एंड A31 में क्या रिलेशन है, ये अपोजिट साइन के हैं। A23 एंड A32 में क्या रिलेशन है कि ये अपोजिट साइन के हैं। क्योंकि ये अपोजिट साइन के हैं इसलिए ये काम हो पा रहा है कि ट्रांसपोज लेने पर क्या होता है, वो -a के बराबर वैल्यू जनरेट कर पाता है, राइट। लेकिन जब ये काम हमने करने के लिए बोला है ना, कि आपके पास में A12 जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ A21 होना चाहिए, तो हमने और एक कंडीशन यहां पे बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर दी है। वो कंडीशन किसके ऊपर है, डायगोनल के ऊपर है। डायगोनल के ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स आपके होते हैं उनके लिए तो क्या होता है, I = J होता है ना। A11, A22, A33। तो जब आप I = J करते हो तो क्या चेंज होगा इसके अंदर, आप यहां पे लिखोगे कि AII इज सेम एज माइनस ऑफ AII। क्योंकि I और J बराबर थे तो मैंने J की जगह क्या कर दिया, I ही लिख दिया है। सो दिस इंडिकेट्स द डायगोनल एलिमेंट्स। I J की जगह अगर आप II लिखना स्टार्ट कर देते हो तो ये अपने आप में मैट्रिक्स के डायगोनल को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। बट ये दोनों वैल्यूज क्योंकि आपके बराबर है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाके इसको 2 टाइम्स ऑफ AII कर सकता हूं, और क्योंकि 0 के बराबर है तो 2 हम यहां पे सैक्रिफाइस करवा के क्या बोलेंगे कि यार मतलब आपका AII तो इस केस में 0 के बराबर ही होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर तो आपको 0 ही मिलना चाहिए, अदरवाइज आपका यहां पे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि डेफिनेशन को जब हमने इन जनरल डायगोनल के लिए अप्लाई किया सो उससे रिजल्ट हमें 0 मिल चुका है, राइट। सो दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द स्पेशल सिनेरियोज, है ना, जो जनरेट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन, राइट। यहां पे डायगोनल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आया था, यहां पे डायगोनल के ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में आपके डायगोनल के ऊपर हमेशा ही 0 एग्जिस्ट करेगा, ऑलराइट। उसमें ऑर्डर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3x3 का एग्जांपल यहां पे बना हुआ है, अगर आप 2x2 लेते हो, 4x4 लेते हो, किसी भी सिनेरियो में स्क्यू सिमेट्रिक का अगर आप यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं तो डायगोनल के ऊपर तो आपको 0 रखना ही पड़ेगा, राइट। सो दिस डिस्कशन बेसिकली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि यार ये डेफिनेशन वाइज दोनों क्या है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि यार A ट्रांसपोज करने पे आपको वापस A मिल जाना चाहिए, एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या है कि A ट्रांसपोज करने पे आपको -A मिलना चाहिए, ओके, ठीक है। सो यूजुअली देखते समय क्या होता है, देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो ये डेफिनेशंस यूजुअली हमें ज्यादा हेल्प करती हैं, A ट्रांसपोज = -A एंड A ट्रांसपोज = A। लेकिन जब कोई मैट्रिक्स को एनालाइज करना है देन ये वाला जो डायगोनल के अबाउट सिमेट्री वाला आइडिया है ये देखने में ज्यादा कंफर्टेबल होता है रादर देन एक्चुअली राइटिंग द ट्रांसपोज। आप डायरेक्टली यही देख लिया करो कि यार डायगोनल के अपोजिट जो आपके यहाँ पे वैल्यूज नजर आ रहे हैं वो सेम है या अपोजिट साइन के हैं। अगर अपोजिट साइन के हैं, बीच में डायगोनल पे 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक की गारंटी हो जाती है। डायगोनल को यहाँ पे छोड़ दो, है ना, आपके यहाँ पर जो एलिमेंट्स है अदरवाइज वो अगर यहाँ पे इक्वल वैल्यूज रखते हैं तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम यहाँ पे बेसिकली इस टॉपिक को समझते हैं. नाउ अगेन देयर आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से क्वेश्चन सॉल्यूशन में हमें थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है. तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट है इसलिए देख के घबराना नहीं है. एक एक करके अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे एवरी पॉइंट इन इटसेल्फ इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, एक एक करके करेंगे, आराम से करेंगे, है ना. आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपके पास में यहाँ पे कहीं लिखा हुआ अगर हो तो और भी अच्छी बात है. पहला पॉइंट है कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. इट इज ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो इसको टिक कर देते हैं. ठीक है, अभी हमने यही डिस्कस किया था कि ए आई आपका जीरो होना जरूरी है. सेकंड कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन आप ए प्लस बी करवा लो, ए माइनस बी करवा लो, जो भी यहां पे आप क्रिएट कर रहे हो वो क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा. क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम यहां पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई एक्चुअली करने वाले हैं. ठीक है ना, तो छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस में आपको यहां पर दे देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज रिकॉल करने में अच्छा रहे. सो इफ आई क्रिएट अ मैट्रिक्स एम बाय द नेम ए प्लस बी, ठीक है ना, and if I had to check whether this new combination a plus b is symmetric or not, then what is to be done कि मैं इसका ट्रांसपोज लेके देखता हूं क्या हो रहा है. तो m का ट्रांसपोज अगर मैं लूंगा तो यहां पे a plus b का ट्रांसपोज बनेगा और a plus b के ट्रांसपोज को मैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से जो भी मैंने आपको बताई हुई थी स्प्लिट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से. सो अगर तो आप ये कहते हो कि आपका a और b जो आपने दिया है वो खुद भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ही हैं. इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसका मतलब क्या है कि A ट्रांसपोज की जगह A लिख सकते हो, B ट्रांसपोज की जगह B लिख सकते हो, राइट. और जैसे आप ये लिखते हो, है ना, अगर सिमेट्री की कंडीशन अगर आपको यहां पे दी गई है तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में वापस A प्लस बी आ गया जिसको आप M लिख सकते हो. सो ये क्या हो गया, M नाम का जो मैट्रिक्स था वो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो सिमेट्री की ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है ना, बिकॉज M ट्रांसपोज हैज बिकम इक्वल टू M. सो दैट इज द आइडिया जो हम क्वेश्चन में भी यूज करने वाले हैं टू चेक वेदर अ गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट, राइट. बीच में अगर माइनस का साइन होता तो क्या फर्क पड़ता है, यहां पे माइनस आता तो यहां पे माइनस आता तो यहां पे माइनस आता तो यहां पे माइनस आता, तब भी यहां पे इनिशियली a माइनस बी को ही अगर आपने m बोला है तो बाद में a माइनस बी को वापस आप m ही बोलने वाले हो, राइट. सो प्लस करो चाहे माइनस करो फर्क नहीं पड़ता. सिमिलर सिनेरियो आप यहां पे एक बार चेक करके देखो कि आपके पास में अगर a दिया हुआ है ना, कि आपका सिमेट्रिक है. ओके, थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं. अभी हमने सॉरी सेकंड वाला किया था. थर्ड वाले पॉइंट में क्या दिया है, इफ a एंड b आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन a प्लस बी ए माइनस बी वाले जो कॉम्बिनेशन है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होने वाला है. ठीक है ना, तो आई गेस यहां पर आते आते मेरे ख्याल से काफी इजीली आपको ये डिकोड करते आ जाएगा. लेट अस कॉल दिस मैट्रिक्स एज m या n नाउ इन दिस केस, कि आपने बेसिकली a प्लस बी पकड़ा और उस मैट्रिक्स को आपने n नाम दिया. आपको a और b के बारे में ऑलरेडी पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है. स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हम क्या जानते हैं कि ट्रांसपोज लेके आप माइनस a से रिप्लेस उस चीज को कर सकते हो, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज लेता हूं n का, क्योंकि मुझे n के नेचर के बारे में पता करना है कि n सिमेट्रिक है या नहीं, n स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो वो तब पता चलेगा जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा और कंपेयर करूंगा उसको ओरिजिनल के साथ में. ठीक है ना, सो आपका n ट्रांसपोज क्या बनेगा, a प्लस बी का ट्रांसपोज विच इज बेसिकली a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज. अब अगर ये दे रखा है थर्ड पॉइंट में आपको पिछले पेज पे कि ये आपके स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब सीधे सीधे कहना चाहता है कि a ट्रांसपोज माइनस a के बराबर है, b ट्रांसपोज माइनस b के बराबर है. तो यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल के आपको क्या मिल रहा है, a प्लस बी मिल रहा है. और a प्लस बी क्या था, a प्लस बी एक्चुअली आपका n ही था. सो यहां से हम क्या गारंटी कर रहे हैं कि n ट्रांसपोज लेके, क्योंकि आपको माइनस n मिला है, मतलब n नाम का जो मैट्रिक्स है वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, राइट. सो दैट इज व्हाट इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, फोर्थ देखते हैं. इफ a सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन a रेज़ टू n इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इज दिस ओके? अगर n आपका सिमेट्रिक है तो हम यहां पे वाली प्रॉपर्टी जानते हैं ट्रांसपोज के लिए. ये जो आपकी पावर वाली प्रॉपर्टी, इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्या कह रहा है कि आप n और t को ऊपर नीचे कर सकते हो. तो इस बात का मैं फायदा उठाऊंगा. मैं यहां पे लेट अस से अपने फोर्थ रिजल्ट को यहां पे डिस्कस अगर करना चाहता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं, है ना, एक बार के लिए तो हमने कम से कम समझने के लिए कोशिश करना चाहिए. बाद में क्वेश्चंस में यूज करने के लिए तो यहाँ पे हालांकि रिजल्ट्स अगर आपके क्लियर है ना, तो काफी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर. अगर मैं जानता हूं कि a मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब मैं जानता हूं कि a ट्रांसपोज जो है वो a के बराबर है. अब मुझे यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स है विच इज a रेज़ टू n, उसके नेचर पे कमेंट करना है कि ये जो है ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा. सो ये तभी पता चलेगा जब मैं m ट्रांसपोज की वैल्यू को कंपेयर करूंगा m के साथ में. सो m ट्रांसपोज का मतलब क्या है, a रेज़ टू n का ट्रांसपोज, और प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे t और n को ऊपर नीचे कर सकते हैं. और a ट्रांसपोज को तो हम जानते ही हैं कि a है, तो ये वापस क्या बन गया आपका a रेज़ टू n विच वाज इक्वल टू m.
सो दिस गारंटीज कि m नाम की जो भी चीज आपने यहां पे क्रिएट करी है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि उस चीज का ट्रांसपोज लेके मुझे वापस वही चीज मिल गई है। ऑलराइट, लेकिन अब यही चीज अगर मैं डिस्कस करता हूं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि दो केसेस आपके यहां पर बन चुके हैं, ठीक है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी में अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से तो क्या हो रहा है कि अगर तो ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो इवन पावर करने पे एक्चुअली सिमेट्री आ जाएगी, लेकिन ऑड पावर करने पे स्क्यू सिमेट्रिक मेंटेन रहेगा। ये चीज आई गेस धीरे धीरे है ना, जैसे से आप यहां पे डेरिवेशंस देख रहे हो, थोड़े एक्सप्लेनेशन समझ रहे हो, आपको क्लैरिटी आती जा रही होगी कि यार ऐसा क्यों होने वाला है। ये सुनो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में ए का ट्रांसपोज करके माइनस ए आता है। अब मैंने एक नया मैट्रिक्स एन लेटर से डिफाइन किया है विच इज ए रेज टू एन। मैंने क्या डिफाइन किया है, ए रेज टू एन, राइट। सो अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज लेता हूं तो एन का ट्रांसपोज आपका बनेगा कितना, एन का ट्रांसपोज आपका बन जाएगा ए रेज टू एन का ट्रांसपोज, मतलब ये हो जाएगा ए के ट्रांसपोज की पावर एन, एंड नाउ ए का ट्रांसपोज विल डेफिनेटली बी कन्वर्टेड इनटू माइनस ए, राइट। सो अगर तो ये माइनस ए वाला माइनस बच जाए तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। माइनस साइन अगर बाहर आ जाएगा तो ए रेज टू एन के प्लेस में माइनस ऑफ ए रेज टू एन को मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ एन लिखूंगा। सो एन का ट्रांसपोज करके माइनस एन आ जाएगा अगर एन ऑड है तो। एन लेकिन अगर इवन है तो क्या होगा, ये माइनस साइन आपका कंज्यूम हो जाएगा। माइनस साइन अगर आपका कंज्यूम हो जाता है तो ए रेज टू एन बन चुका है, और ए रेज टू एन क्या है आपका एन है, मतलब एन का ट्रांसपोज एन बन गया है। सो एन का ट्रांसपोज अगर एन बन गया है तो ये तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर एन का ट्रांसपोज माइनस ऑफ एन बना है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी बेसिकली डिस्टिंग्विश कि यार स्क्यू सिमेट्रिक के पावर्स के साथ में हम कैसे डीलिंग करेंगे। अगर इवन पावर में डाल देता हूं मैं यहां पे किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक के पावर में तो वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक बन जाएगा, ऑड पावर के साथ में वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक बना रहेगा, ठीक है। सो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स प्रॉपर्टी एंड सेवंथ प्रॉपर्टी काफी सिमिलर सी है, देखो कैसे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। फर्क ये पड़ता कि आपने जो मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्स है वो क्या लिए हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स से फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे, अगर लेटर से मुझे डिस्कस करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज के नेचर पे कमेंट करना चाहता हूं तो लेटर से मैंने इसको एम मैट्रिक्स नाम दिया है, ठीक है ना। इसके नेचर को स्टडी करना है तो मैं यहां पे एम ट्रांसपोज निकाल के देखूंगा। एम ट्रांसपोज अगर मैं निकालता हूं तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा, एंड ट्रांसपोज स्प्लिट करके आपके में ए ट्रांसपोज एंड देन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनता है विच इज अगेन ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज प्लस ए आपका यहां पर क्रिएट हो रहा है विच इज एक्चुअली एम अगेन, ठीक है ना। सो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आप लेके चलते हैं देन दिस गारंटीज द सिमेट्रिक नेचर। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। और अगर मैं यही चीज नेगेटिव साइन के साथ में करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं यहां पे लेटर से ये बोलता हूं कि आपका जो n है वो बेसिकली a माइनस ए ट्रांसपोज है। अगर मैं कहता हूं कि ये a माइनस ए ट्रांसपोज है तो अगर मैं अब इसका ट्रांसपोज लेता हूं n का तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एंड जैसे मैं यहां पे ट्रांसपोज को स्प्लिट करूंगा ये आपका a ट्रांसपोज माइनस ए बन रहा है। नाउ इफ यू टेक माइनस साइन कॉमन देन यू विल सी द n एक्सप्रेशन। देखो ध्यान से, a माइनस ए ट्रांसपोज है ना, अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं तो बन रहा है, एंड a माइनस ए ट्रांसपोज ही क्या था, n था, राइट। सो अल्टीमेटली क्या बना है इसका मतलब माइनस n आपको मिल रहा है। सो दिस टाइम अराउंड n ट्रांसपोज करके आपको माइनस n मिला है विच गारंटीज की आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। सो a प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, a माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। मैंने यहां पे कोई एलिमेंट्स तो कंसिडर किए नहीं थे, तब भी आपकी जो डेफिनेशंस हैं वो क्योंकि फॉलो हो रही है, कुछ केसेस में ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है, कुछ केसेस में ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है, तो वी आर एबल टू कंक्लूड कि कब आपका सिमेट्रिक बनने वाला है, कब आपका स्क्यू सिमेट्रिक बनने वाला है, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज प्रीटी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द सिक्स्थ वन। एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम एंड डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। कैसे हम यहां पे कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कोई सा भी मैट्रिक्स अगर आपने ए उठाया है, ठीक है ना, तो आप ऐसे विजुलाइज करो कि आपने एक बार ए प्लस ए ट्रांसपोज करवा लिया, क्योंकि आपके पास में अगर ए है तो ए ट्रांसपोज आप खुद से निकाल सकते हो। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज आप कर सकते हो और ए माइनस ए ट्रांसपोज आप कर सकते हो। ये सुनो, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर सकते हो, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर सकते हो। ये क्या चीज है,
ये हमेशा ही सिमेट्रिक है और ये हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों अगर ऐड कर दोगे तो यहां पे 2a बचेगा, क्योंकि हमें 2a नहीं a बचाना है, तो आप पहले इनको डिवाइड बाय 2 करवा लो और फिर ऐड करवा लो, राइट। सो डिवाइड बाय 2 करने से आपका नेचर तो चेंज नहीं हो जाएगा। अगर पहले ये सिमेट्रिक था तो डिवाइड बाय 2 करके भी सिमेट्रिक है, पहले ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक था तो डिवाइड बाय 2 करके भी स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि डिवाइड बाय 2 से क्या होता है, एलिमेंट्स मतलब मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से आधे हो जाएंगे, लेकिन अगर डायगोनल के अबाउट अगर आपको माइनस साइन दिखाई दे रहा है तो माइनस साइन मेंटेन रहेगा। डायगोनल के अबाउट अगर आपको यहाँ पे सिमेट्री दिखाई दे रही है, इक्वल वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो इक्वल उसके बाद भी रहेंगे, ठीक है ना। सो डिवाइड बाय 2 करने से नेचर आपका चेंज नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन हुआ क्या है, हमने किसी भी एक मैट्रिक्स को, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम और डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझे। तो ये सारी आपके यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज करने वाले हो, है ना। आपके साथ में यहाँ पर मैंने इन डेप्थ डिस्कशन इन प्रॉपर्टीज का इसलिए कर दिया है बिकॉज एक बेस अगर आपका अच्छा क्रिएट हो जाता है देन क्वेश्चंस काफी इजी हमें लगने लगते हैं, राइट। एंड ये जो काम अभी हमने यहाँ पे किया है, क्वेश्चंस में भी लिटरली हमें वही करना है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया इतने सारे बार, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय फील होगा कि यार यही काम तो वापस हो रहा है। क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ प्रॉपर्टीज और थ्योरी, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो ध्यान से, लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, if A transpose and B transpose denote the transpose matrices of A and B respectively, then which of the following statements is correct, है ना। ABCD में से आप चेक करके बताओ कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। सो एक चीज आपने यहां पे नोटिस करना चाहिए कि हर एक ऑप्शन में जो मुझे डिस्कस करना है वो सेम है, B ट्रांसपोज A एंड B। तो क्यों ना मैं इसी चीज को एक M मैट्रिक्स नाम दे दूं, एग्जैक्टली व्हाट वी डिड इन थ्योरी एज वेल। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, इस मैट्रिक्स को बी ट्रांसपोज ए बी, है ना, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके भी मैट्रिसेस ही आता है, ठीक है ना। सो ये जो नया मैट्रिक्स बना है इसको अगर मैं एम नाम देता हूं और मुझे अगर इसके नेचर पे कमेंट करना है कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, देन ऑल आई कैन डू इज टेक ट्रांसपोज एंड चेक कि अल्टीमेटली कैलकुलेशन हमें कहां लेके जा रही है, राइट। जैसे मैं यहां पर देखता हूं कि यहां पे 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन में और बाहर एक सिंगल ट्रांसपोज है, तो आई कैन स्प्लिट दिस ट्रांसपोज ओवर ऑल द 3 मैट्रिसेस, लेकिन क्या करूंगा, रिवर्सल लॉ के साथ में ये काम होगा। तो रिवर्सल लॉ के साथ में क्योंकि काम हो रहा है तो आपका बी, जो एंड वाला बी है उसके सर पे टी लिखा हुआ आपको नजर आएगा, फिर ए के सर पे आपको टी लिखा हुआ नजर आएगा, एंड देन बी ट्रांसपोज के सर पे टी लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। रिवर्सल लॉ के साथ में हमने अपने टी को स्प्लिट किया है। नाउ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वापस आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल बी ही हो जाएगा। सो इट हैज बिकम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड देन बी। सो नाउ इफ यू ट्राई टू कंपेयर द ओरिजिनल एक्सप्रेशन विथ व्हाट वी हैव जनरेटेड, सो पहले लोकेशन पे तो बी ट्रांसपोज एकदम बढ़िया मैच कर रहा है, तीसरे पोजीशन पे बी अच्छे से मैच कर रहा है। प्रॉब्लम कहां है, यहां ए है और यहां पे ए ट्रांसपोज है। सो अगर तो आप ये कहते हो कि ए आपका सिमेट्रिक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगर आपके पास में ऐसी कंडीशन हो तो, अगर आपके पास में ऐसी कंडीशन हो कि ए तो सिमेट्रिक है, तो आप ए ट्रांसपोज की जगह वापस ए ही लिख दोगे, तो आ जाएगा ना फिर से वही एम मैट्रिक्स। मतलब वापस एम आ गया, इसका मतलब क्या है, एम ट्रांसपोज बिकम इक्वल टू एम, मतलब एम भी आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। सो व्हाट इफ, है ना, ये वाली कंडीशन पे हम बेसिकली आ चुके हैं। केस 1 है बेसिकली कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो होगा क्या, आपका एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम हो जाएगा। और केस 2 क्या है कि अगर ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए है, मतलब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहां पे जब माइनस ए आएगा तो माइनस आप साइड में लिख सकते हो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम हो जाएगा ये, ठीक है ना। सो मतलब हम किस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, एम ट्रांसपोज, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एम के बराबर हो जाएगा। तो ये सिनेरियो क्या कंक्लूड कर रहा है, ये कंक्लूड कर रहा है कि अगर आपका ए सिमेट्रिक है तो एम भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो एम भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऐसा ये कंक्लूड कर रहा है। मतलब कौन कौन से ऑप्शन सही है फिर, दिस इज सिमेट्रिक व्हेन ए इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपके करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। करते हैं और एक सवाल जहां पर आपको फर्दर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, इसी तरीके से आगे बढ़ना होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। यहां दिया है इफ एबीसी बी 3x3 मैट्रिसेस सच दैट ए सिमेट्रिक। अच्छा, ए सिमेट्रिक इसका मतलब क्या है कि आपका जो ए ट्रांसपोज है वो ए के ही बराबर है, ठीक है ना। बी एंड सी आर स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब बी ट्रांसपोज कहीं पर भी नजर आएगा तो उसकी जगह माइनस बी लिख सकते हैं, एंड सी ट्रांसपोज की जगह माइनस सी लिख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है कि ये जो भी दिया हुआ मैट्रिक्स है ये अल्टीमेटली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो हमारा यहां पे फिर से
काम वही है, तरीका वही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। स्टेटमेंट 1 को चेक करने के लिए मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स M नाम का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो A का पावर 13, B का पावर 26 माइनस B का पावर 26 एंड देन A का पावर 13, है ना। ये कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक होगा। हम चेक करके पता कर सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, आपको M नाम का जो भी आपने एक्सप्रेशन क्रिएट किया उसका ट्रांसपोज लेके देखना है। मतलब A की पावर 13, B की पावर 26 माइनस B की पावर 26, A की पावर 13, इस चीज का ट्रांसपोज लेके देखो क्या हो रहा है। सो ट्रांसपोज अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो पहले तो क्या है, माइनस साइन की वजह से यहां पे एक मैट्रिक्स है, यहां पे एक मैट्रिक्स है। सो माइनस साइन के ऊपर तो ट्रांसपोज डायरेक्टली ही स्प्लिट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि A की पावर 13, B की पावर 26 के ऊपर ट्रांसपोज अलग से लेके आ जाओ, फिर माइनस साइन लगा लो एंड देन B की पावर 26 एंड A की पावर 13 के भी ऊपर ट्रांसपोज लगा लो। ऐसा आप स्प्लिट कर सकते हो, माइनस साइन में दिक्कत नहीं आती। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज इसलिए मैंने लेक्चर की बिगिनिंग में आपको डिस्कस करी थी। अगर आपने बाय चांस स्किप करके आगे यहां तक आ गए हो तो वापस जाके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर सकते हो, ऑलराइट। बट यहां पर क्या हो रहा है, रिवर्सल लॉ लगेगा एंड यहां पर भी आपका रिवर्सल लॉ लगेगा, राइट। सो होगा क्या, यहां पे हो जाएगा आपका B की पावर 26 का ट्रांसपोज इंटू A की पावर 13 का ट्रांसपोज, यहां पे हो जाएगा A की पावर 13 का ट्रांसपोज इंटू B की पावर 26 का ट्रांसपोज। बट अब पावर वाला यहां पे स्वैप हम कर सकते हैं कि T और N आपस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा B ट्रांसपोज की पावर 26 एंड ये हो जाएगा A ट्रांसपोज की पावर 13, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज की पावर 13 और ये हो जाएगा आपका B ट्रांसपोज की पावर 26। तो अब क्या हुआ है, आपके पास में B ट्रांसपोज किसके बराबर है, B ट्रांसपोज आपका माइनस B के ही बराबर है, लेकिन इवन पावर है, 26 पावर के साथ में B आ रहा है, चाहे आप यहां नोटिस करो चाहे यहां नोटिस करो। सो दोनों ही केसेस में B की पावर 26 ही बन जाएगा। और A ट्रांसपोज तो वैसे भी A के ही बराबर है, तो इसको तो हम A लिख ही सकते हैं। मतलब जो आपका फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है फॉर द स्टेटमेंट 1 इट इज दिस, कि जो आपका M ट्रांसपोज है इट इज नाउ लुकिंग लाइक B की पावर में 26 बिकॉज ऑफ इवन पावर, A की पावर में 13 क्योंकि सिमेट्रिक है, माइनस A की पावर में 13 एंड देन B की पावर में 26। सो ये जो आपके इसमें एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या ये सिमेट्रिक कब माना जाएगा, जब M ट्रांसपोज जो आपने कैलकुलेट किया है वो वापस M ही आ जाए। तो क्या ये सेम है क्या, A की पावर 13 B की पावर 26 एंड B की पावर 26 A की पावर 13, क्या ये सेम है? अभी भी पॉज करके देख लो, यहां पर भी गलती करते हैं बच्चे। A की पावर 13 ये रहा सर A की पावर 13, B की पावर 26 ये रहा सर B की पावर 26, सही आ रहा है सर। फिर क्या है B की पावर 26 और ये रहा B की पावर 26 एंड देन क्या है A की पावर 13, ये सही नहीं है। आपके जो मैट्रिसेस हैं वो कम्यूट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इतना कैजुअली नहीं लेना है हमें इस चीज को। आप नोटिस करो कि ये एक्चुअली बराबर तब बनेगा जब आप माइनस साइन कॉमन निकालोगे। माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो ये टर्म आपका प्लस साइन के साथ में लिखा जा सकता है एंड ये टर्म आपका माइनस साइन के साथ में ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना। नाउ इफ यू नोटिस तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर नजर आता है, A की पावर 13 B की पावर 26 माइनस साइन आता है बीच में, फिर B की पावर 26 A की पावर 13। मतलब अब ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ M के बराबर, विच एक्चुअली मेक्स दिस एज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक नेचर अल्टीमेटली हमने कंक्लूड कर दिया है एंड नॉट सिमेट्रिक नेचर। एंड नाउ लेट अस डू अ सिमिलर कैलकुलेशन फॉर आवर स्टेटमेंट 2 एज वेल, है ना। स्टेटमेंट 2 के लिए क्या करते हैं, इसको n मैट्रिक्स नाम देते हैं, विच इज बेसिकली A की पावर 26 C की पावर 13 माइनस C की पावर 13 एंड A की पावर 26, ऑलराइट। सो इफ आई हैव टू चेक द नेचर, n का ट्रांसपोज लेना जरूरी है, मतलब इस एक्सप्रेशन का ट्रांसपोज लेना जरूरी है। सो क्या आप यहां पे सारे स्टेप्स नोटिस कर पा रहे हैं? पहले ट्रांसपोज इसके ऊपर स्प्लिट होगा, उसके बाद में जो आपका यहां पे T है वो फर्दर स्प्लिट होगा। पहले तो T इसके ऊपर अलग से आ गया और T इसके ऊपर अलग से आ गया, फिर जब T अंदर उतरेगा तो C की पावर 13 इधर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, A की पावर 26 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका C की पावर 13 का ट्रांसपोज एंड देन A की पावर 26 का ट्रांसपोज। यहां पे आ जाएगा A की पावर 26 का ट्रांसपोज एंड देन C की पावर 13 का ट्रांसपोज। अब पावर वाला फिर से आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या होगा, T और 13 एक्सचेंज करेंगे, C ट्रांसपोज लेकिन किसके बराबर है, C ट्रांसपोज आपका माइनस C के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज करने के बाद में माइनस C की पावर 13 है, यहां पे A के पावर में T आएगा एंड देन 26 जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो A का ट्रांसपोज तो A ही होता है,
तो ये a की पावर 26 बचेगा, यहां पर भी a की पावर 26 बचेगा, ट्रांसपोज लेके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंड देन लास्ट में आपके इसमें फिर से माइनस c की पावर 13 आने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या हो रहा है? पहले वाले टर्म को देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका 13 और t को एक्सचेंज करो, 13 और t को एक्सचेंज करते हो तो c ट्रांसपोज बेसिकली बनेगा, c ट्रांसपोज जो है माइनस c है, इसलिए माइनस c की पावर 13 आएगा, लेकिन क्योंकि ये ऑड पावर है इसलिए आपका एक माइनस साइन बचेगा। सिमिलर थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो, यहां पे ये ऑड पावर है इसलिए माइनस साइन बचेगा, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये जो बेसिकली अभी आपका माइनस बाहर आएगा, इस वजह से पहला वाला टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा, राइट? सो व्हाट आर यू गेटिंग अल्टीमेटली? आपके इसमें ये पॉजिटिव टर्म बन रहा है विच इज a की पावर 26 c की पावर 13, एंड ये आपका नेगेटिव टर्म बन रहा है माइनस ऑफ c की पावर 13 a की पावर 26। नाउ इफ यू कंपेयर इट विद द इनिशियल अजम्पशन जो हमने लिया था कि n क्या है, तो ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, a की पावर 26 c की पावर 13 माइनस साइन c की पावर 13 a की पावर 26, मतलब ये n ही है। सो इस बार जब आपने n का ट्रांसपोज निकाला तो वापस आपको n ही मिला है, और वापस अगर आपको n मिला है इसका मतलब ये सिमेट्रिक एकदम करेक्ट है, ठीक है ना? तो यहां स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट माना जाएगा एंड नॉट स्टेटमेंट 1, राइट? सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है। सो डू यू रियलाइज कि हमने यहां पे जो अभी थ्योरी डिस्कशन में अपना काम सीखा है कि किस तरह से हम चेक करते हैं नेचर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वही आपके क्वेश्चंस में भी अप्लाई होते जा रहा है। ऑलराइट, लेट अस सी व्हाट एल्स वी कैन एनकाउंटर इन सच पर्टिकुलर टॉपिक्स। इवन पावर ऑड पावर वाला भी यहां पर फंडा आपको मिल सकता है, ठीक है ना? हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एक बार पहले नोटिस करते हैं कि क्या यहां पे चल रहा है। पहले तो आप नोटिस करो कि आपको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये जो ए मैट्रिक्स है ये क्लियरली हमें दिखाई देना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के ऊपर आपके इसमें क्या है 0 0 है, एंड देन जो आपके डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड एलिमेंट्स है वो साइन में अपोजिट है, एक जगह 2 है तो एक जगह -2 है, तो ए तो आपका इसका मतलब क्या है, ए आपका फॉर श्योर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज करके आपको -a मिलेगा, इसमें मुझे ट्रांसपोज करके या -a करके चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने एलिमेंट्स को देख के ऑलरेडी बता दिया कि ये तो होगा ही होगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यू कैन कंक्लूड फ्यू थिंग्स प्रिटी इजीली एंड विदाउट इवन राइटिंग अ सिंगल स्टेप, लेकिन वो शायद आपका डायरेक्शन उतना सही नहीं है, इसलिए मैं उसको लिखना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन डिस्कस डेफिनेटली करना चाहूंगा। देखो यहां पे ये जो भी ए है क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन उसकी पावर आपने क्या कर दी है, इवन पावर कर दी है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की इवन पावर क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपके इसमें कोई मैट्रिक्स है और उसकी अगर आपने पावर इवन कर दी है तो रिजल्ट आपको मिलता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपके इसमें बहुत सारे हैं तो उनको अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, फिर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों को मैं एक साथ अगर यूज करूं तो क्या मैं यहां पे कंक्लूड कर सकता हूं कि जो इन्होंने हमें m नाम का मैट्रिक्स निकालने के लिए टास्क दिया है, वो m नाम का जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि a की पावर 2, a की पावर 4, a की पावर 6 ये इंडिविजुअली जो भी मैट्रिसेस आएंगे ये सब सिमेट्रिक आएंगे, और बहुत सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करूंगा तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, मतलब ये आपका सिमेट्रिक है, इस बात की गारंटी है। अगेन आप अगर n के बारे में डिस्कशन करना चाहते हो तो यहां पर आपकी ऑड पावर है, ऑड पावर के लिए हमने क्या देख के रखा है कि यार अगर स्क्यू सिमेट्रिक है और आपने ऐसे मैट्रिक्स का ऑड पावर किया है देन आपको रिजल्टेंट भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। और जब मैं बहुत सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास जो आता है वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। तो यहां पर क्या है, बहुत सारे बन रहे हैं ना आपके इसमें मैट्रिसेस, उन सबको ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना? बट हर एक मैट्रिक्स जो दिख रहा है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, सो इसे बहुत सारे स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करके आपके इसमें फिर से कितना आएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आने वाला है, राइट? मतलब n आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सुनो, n आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, n आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और फिर आपने आगे चल के n स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्वायर कर दिया ना आपने, स्क्यू सिमेट्रिक का आपने पावर इवन कर दिया, तो ये तो सिमेट्रिक बन जाएगा। सो यहां से हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि m नाम का जो मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक है, और n स्क्वायर नाम का जो मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक है, राइट? m नाम का मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, n स्क्वायर नाम का मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है। बस प्रॉब्लम ये हो गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, है ना, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे हमें बढ़िया एकदम मजेदार तरीके से प्रॉपर्टीज अप्लाई कर करके कुछ ना कुछ कंक्लूड करते आ रहा था। प्रॉब्लम बस यहां पे आगे चल के ये हो गई कि इन्होंने हमसे पूछ लिया है प्रोडक्ट के बारे में।
m प्लस एन स्क्वायर नहीं पूछा है, m इंटू एन स्क्वायर पूछा है। जबकि m इंटू एन स्क्वायर के लिए हमारे पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास में जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो प्लस माइनस के लिए है। कि अगर मेरे पास में एक m नाम का मैट्रिक्स है, एक n स्क्वायर नाम का मैट्रिक्स है, तो उनका जो एडिशन मैट्रिक्स आएगा वो भी सिमेट्रिक आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सिमेट्रिक हैं, ठीक है ना। तो एडिशन अगर होता है या सब्ट्रैक्शन होता तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन में सिमेट्री बिना किसी स्टेप को लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे ओरली आपको यहाँ पे चीजें समझाई हैं, वैसे ही मैं यहाँ पे ओरली करके अपने आंसर को बता सकता था, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है, प्रॉब्लम ये हो गया है कि यार इन्होंने कर दिया है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के केस में हमारे पास में कोई प्रॉपर्टी एज सच एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ऑलराइट। क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में सिमेट्री चेक करना चाहता हूं तो मुझे वही करना पड़ेगा ना जो अभी तक मैं कर रहा था, कि मैं इस चीज को लेटर से बी मैट्रिक्स नाम दूंगा और बी मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज लेके चेक करूंगा क्या हो रहा है। सो ट्रांसपोज लूंगा तो यहाँ पे आपके पास में जो बनेगा उसको चेक करने में डायरेक्टली तो कुछ भी हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। सो मल्टीप्लीकेशन ने यहाँ पर गेम खराब किया बेसिकली, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन होता तो मजा आ जाता, राइट। चलो तो अब यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो एक्चुअली अब यहाँ पे देखना पड़ेगा वैल्यूज हमारी कैसे बन रही है। सो m आपका क्या है, m आपका बेसिकली यहाँ पे a स्क्वायर है, a की पावर 4 है, a की पावर 6 है, ऐसा करते करते a की पावर 10 है। और जो आपका n है वो क्या है, n जो है वो बेसिकली ऑड पावर से a की पावर 1 है, a की पावर 3 है, a की पावर 5 है, ऐसा करते करते a की पावर 9 है, ठीक है। सो ऐसे हमारे पास में यहाँ पे m और n के वैल्यूज निकल कर आने वाले हैं। सॉरी क्या है, ये 10 तक जा रहे हैं तो ये 20 बनेगा एक्चुअली, है ना। और अच्छे से कर लेते हैं चेंज, ये 20 बनेगा क्योंकि आपने 10 तक जाना है, और यहां पे भी अगर मैं 10 डालता हूं तो ये 19 बनेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके इसमें m और n को जिस तरह से निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर ये मुझे निकालना है तो मुझे हायर पावर्स वाला डिस्कशन करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपके साथ में वीडियो कर दिया है, आई होप आप यहाँ पे जाके उसको देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। सो हायर पावर्स के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है ना। वी डोंट हैव एनीथिंग अदर देन दिस टू डू कि यार a स्क्वायर एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कितना है। सो a स्क्वायर कितना बनेगा, 0 - 2 2 एंड 0 बनेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हमें पता है, पर कितना बन रहा है एक बार वो भी ट्राई करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू दैट करके आपके इसमें कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, दिस इंटू दैट करके 0 आ रहा है, दिस इंटू दैट करके 0 आ रहा है, दिस इंटू दैट करके -4 आ रहा है। सो ये काफी अच्छा वैल्यू है क्योंकि मैं इसको -4i ऐसा बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, -4i। ये अच्छा क्यों है, क्योंकि अगर मैं यहां पे अब m और n की कैलकुलेशन इमेजिन करूं, देन आई कैन लिटरली सी कि मेरे पास में जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या या किस पैटर्न में आने वाला है, ठीक है ना। दोनों को साथ साथ ही चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m क्या है आपका a स्क्वायर अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो -4i का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। फिर -4i अगर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है तो यहाँ पे -4i का ही स्क्वायर यूज कर रहा हूं क्या, यहाँ पे -4i का ही क्यूब यूज कर रहा हूं क्या, इस तरह से मेरे पास में सारे टर्म्स आने वाले हैं। अब ये मतलब जो i के पावर्स हैं वो वापस सिंप्लीफाई डाउन होकर i ही बनने वाले हैं, राइट। यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे माइनस में फिर से आपका 64 आएगा। सो प्लस माइनस इस तरह से आपके यहाँ पे वैल्यूज कुछ ना कुछ बनते रहेंगे। बट अल्टीमेटली क्या मैं ये कह सकता हूं कि सम मल्टीपल ऑफ i आ जाएगा। m is ultimately what? m is ultimately what? It is some multiple of i। इतना तो मैं गारंटी कर ही सकता हूं। It is nothing different from that। एंड n की भी अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूं, इसको भी साथ साथ में लेने का रीजन यही है कि कोई खास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अगर आप इस पूरे कॉम्बिनेशन में से a कॉमन निकाल लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, i प्लस a स्क्वायर प्लस a की पावर 4, ऐसा करते करते a की पावर 18 मिलेगा। अगेन सेम लॉजिक, a स्क्वायर भी कुछ i के टर्म्स में ही है, a की पावर 4 भी i के ही टर्म्स में कुछ ना कुछ आ रहा है, a की पावर 18 भी i के टर्म्स में कुछ ना कुछ आएगा। सबको ऐड करेंगे तो i के टर्म्स में कुछ ना कुछ आएगा। एंड देन उसके अंदर क्योंकि a मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है तो मतलब n जो है वो a के टर्म्स में कुछ ना कुछ रहेगा, राइट। सो a जो है, सॉरी n जो है वो a के टर्म्स में कुछ ना कुछ रहने वाला है। इट विल बी समथिंग टाइम्स ऑफ a। एंड नाउ वी नो फॉर श्योर कि यार a क्या है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब n आपका स्क्यू सिमेट्रिक आने वाला है। अब ये चीज हमने पहले ही डिकोड कर ली है कि यार ये वाला जो n कैलकुलेट हो गया आएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, और ये जो आएगा ये आपका सिमेट्रिक आएगा। लेकिन अगर मैं n स्क्वायर कर देता हूं तो क्या होगा उसके साथ में, n स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो आपका
बीटा ए का स्क्वायर बन रहा है विच इज बेसिकली बीटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ आई, ठीक है ना। तो अगेन इसको मैं गामा टाइम्स ऑफ आई ऐसा लिख सकता हूं, ये सुनो, ए स्क्वायर की जगह जब -4i रिप्लेस करूंगा, सो -4 बीटा स्क्वायर को लेटर से मैंने गामा बोल दिया। सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एन स्क्वायर आपका सिमेट्रिक बनेगा बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक, आई इज सिमेट्रिक, राइट। ये तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आई आपका सिमेट्री शो करता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आई, ऑलराइट। अगर आप आई का ट्रांसपोज लेते हो तो वापस आई ही आ जाता है। सो इफ दैट इज द सिनेरियो, तो अब हमें यहां पे लेकिन ये लिखने से फायदा क्यों हुआ? इतना तो हम पहले भी कंक्लूड कर चुके थे कि आपका जो m है वो सिमेट्रिक होगा, एन स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन जब हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसके ऊपर कमेंट करने के लिए हमारे पास में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन अब प्रॉपर्टी की जरूरत भी नहीं है, अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि नाउ m इंटू एन स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो अल्फा आई इंटू गामा आई कुछ डेल्टा आई हो जाएगा, बट अल्टीमेटली इट विल बी समथिंग आई, राइट, एंड समथिंग आई इज ऑलवेज सिमेट्रिक, समथिंग आई इज ऑलवेज सिमेट्रिक फॉर श्योर, बट इट इज नॉट आइडेंटिटी दैट इज ऑल्सो गारंटीड। ये डेल्टा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी आपके पास में, यहाँ पे जो आपने इतना सा कुछ सोचा है ना, -4, 16, -64, ये सब कुछ कचरा साथ में आएगा, है ना, कुछ मिलके वैल्यू बनेगी। सो ये वैल्यू आपकी क्या नहीं होगी, ये तो गारंटी है कि 1 तो नहीं होगी ये वैल्यू आपकी, ठीक है ना। अच्छा 1 आपकी यहाँ पर ये वैल्यू अगर नहीं होने वाली तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सिमेट्री तो गारंटीड है ही, mn स्क्वायर का जो नेचर है वो सिमेट्रिक तो है ही, क्योंकि ये आई पे डिपेंडेंट आपकी वैल्यू बन रही है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर आंसर कौन सा मार्क करेंगे, नॉन आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मार्क करेंगे, समझे, नॉन आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यहां पर गारंटी है। सो अगेन हमने यहां पे बस ध्यान यही रखना है कि हम फ्लो में कुछ ज्यादा ही ऐसे प्रॉपर्टीज ना इस्तेमाल कर ले जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है ना, कि mn स्क्वायर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है लेकिन तब भी हमने सोच लिया कि यार सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है, ऑलराइट। हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसलिए थोड़ा सा केयरफुली आगे बढ़ना है। नाउ दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो एक बार अगर आप समझ जाते हैं देन सॉल्व करने का तरीका ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है ना। जो भी आपने यहाँ पे एक मैट्रिक्स माना है उसका ट्रांसपोज लेके आप चेक करते हो कि अल्टीमेटली, है ना, वापस वही आ गया या एक्स्ट्रा माइनस साइन के साथ में आया, राइट। बट अनदर इंपॉर्टेंट पैटर्न विच एक्चुअली अराइजेस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज काउंटिंग ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। जैसे ये वाला सवाल देखो, आई एम टेकिंग सम इजियर क्वेश्चन सो दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द आइडिया। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि यार चल क्या रहा है। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विद ऑल एंट्रीज बिलोंगिंग टू द सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सारे यहां पर जो डिजिट है 10 डिजिट हमें यहां पे दे रखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस मुझे बना के दिखाना है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑर्डर 3 के सिमेट्रिक मैट्रिसेस मुझे बना के दिखाना है, ठीक है ना। सो इसके लिए आप यहां पर कैसे सोचोगे, है ना, आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए उसके ऊपर फोकस अगर मैं करूं, सो हम 3x3 के लिए क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल के ऊपर तो देखो जो भी आ रहा है आने दो, लेकिन क्योंकि सिमेट्री है इसलिए इस पोजीशन पे जो भी आया है एग्जैक्टली वही एलिमेंट यहां भी डालना पड़ेगा, फिर इस पोजीशन पे जो आया है एग्जैक्टली वही एलिमेंट इस पोजीशन पे भी डालना पड़ेगा, और इस पोजीशन पे जो एलिमेंट आया है एग्जैक्टली इस पोजीशन पे भी वही एलिमेंट डालना पड़ेगा, समझे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लोअर ट्रायंगल है अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दूं, क्योंकि ये मेरे पास में चॉइस वाले लोकेशंस नहीं है। इफ आई हैव ऑलरेडी मेड अ चॉइस फॉर 1,2 पोजिशन, A12 के लिए अगर मैं ऑलरेडी किसी एक डिजिट को चूज कर चुका हूं तो A21 के लिए फिर से मुझे चॉइस नहीं मिलेगी, ये वाला लोकेशन ऑलरेडी वहीं से गवर्न होगा। वैसे ही यहां पे अगर मैंने कोई एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया तो ये एलिमेंट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, ये वाला पोजीशन पे एलिमेंट क्या आएगा सिलेक्ट कर लूंगा तो नीचे वाला ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। सो डायगोनल एक तो हमारे पास में ओपन है जिसके ऊपर हम कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं 10 में से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड ऊपर भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी आप यहां पे जो चाहे वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन एक बार यहां पे वैल्यू डाल दी तो नीचे आपके इसमें कोई चॉइस नहीं है आपको सिमेट्री बनाने के लिए, है ना, क्योंकि सिमेट्री का यहां पे काउंट करके दिखाना है, तो नीचे वाले 3 एलिमेंट्स के आपके पास में कोई चॉइसेस नहीं आएंगे, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है ना। सो ये ओरली ही हो गया आपका सवाल, आपके पास में यहां पे कोई चॉइसेस नहीं है ना, यहां पे आपके इसमें कोई चॉइसेस नहीं। कहां है चॉइसेस आपके पास में, केवल और केवल ऊपर जो आपके उसमें 6 पोजीशंस हैं वहीं पर बस आपको चॉइसेस मिल रही हैं। तो ठीक है,
जो 6 वेकेंट स्पेसेस अभी आपको नजर आ रहे हैं उनको अगर आप फिल करना चाहते हो तो हर एक वेकेंट स्पेसेस को आप 10 तरीके से फिल कर सकते हो, क्योंकि आप इनमें से किसी भी एक चीज को पिक कर सकते थे, ठीक है ना। सो इसलिए कितना हो जाएगा, पहले पोजीशन पे 10, दूसरे डायगोनल पे 10, तीसरे डायगोनल पे 10, ट्राइंगल पे 10 चॉइसेस, स्टार पे 10 चॉइसेस, स्क्वायर पे 10 चॉइसेस। सो 10 की पावर 6 बेसिकली इस क्वेश्चन में फिर आपका आंसर बनना चाहिए, राइट। सो काउंटिंग एज सच इज नॉट डिफिकल्ट, बट यू शुड एटलीस्ट नो व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस। अगर आपको पता होगा तभी तो आप उसके डायरेक्शन में सोच के अपने रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर पाओगे। लेट अस अप्लाई वन मोर आइडिया जहां पे स्क्यू सिमेट्रिक का यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्ड है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल, इतना तो हम सब ऑलरेडी जानते ही हैं। क्या पूछ रहा है यहां पे कि अ 3x3 मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय चूजिंग ईच ऑफ इट्स एंट्रीज फ्रॉम द सेट -2, -1, 0, 1 and 2. If the probability that the matrix is skew symmetric is this, है ना। प्रोबेबिलिटी जब आप कैलकुलेट करते हो कि यार क्या प्रोबेबिलिटी की मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, तो ये आंसर आता है। तो अगर ये आंसर आ रहा है तो पी का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऐसा आपका सवाल है। सो 3x3 का अगर आपका यहां पे स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। सो पहले तो हम टोटल मैट्रिसेस के लिए बोलेंगे कि यार सब ओपन टू सिलेक्शन है, 9 प्लेसेस आपके पास में है। आप टोटल मैट्रिसेस जो बना सकते हो इन डिजिट्स की मदद से, इन अवेलेबल एंट्रीज की मदद से, जो भी आप यहां पे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इमेजिन कर सकते हो, उसमें क्या है, पहले वाले के पास में 5 चॉइसेस, अगले वाले के पास में 5 चॉइसेस, इसके पास भी 5 चॉइसेस, कितने हैं, 9 पोजीशंस हैं, सबके पास में 5 5 5 5 5 5 चॉइसेस हैं, ठीक है ना। सो 5 into 5 into 5 करके 5⁻⁹ बेसिकली आपका इसका मतलब डिनोमिनेटर बनना चाहिए। बट प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्क्यू सिमेट्रिक की, तो स्क्यू सिमेट्रिक का आपका जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा। स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहले तो यहां पे डिसाइड हो चुका होगा कि डायगोनल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, डायगोनल हैज टू बी 0। बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स में अगेन थॉट यही है कि यहां अगर आपने कोई ट्राइंगल सोचा है तो यहां पे आपको माइनस ऑफ ट्राइंगल डालना ही पड़ेगा, यहां अगर आपने स्क्वायर सोचा है तो यहां पे आपको माइनस ऑफ स्क्वायर डालना ही पड़ेगा, यहां अगर आपने स्टार सोचा है तो यहां पे आपको माइनस ऑफ स्टार डालना ही पड़ेगा, है ना। वहां अब नीचे वाले के पास में मेरे पास में चॉइसेस नहीं है। यहां अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया लेट्स से 1 तो यहां -1 डालना पड़ेगा, यहां सिलेक्ट कर लिया -2 तो यहां पे +2 डालना पड़ेगा, यहां सिलेक्ट कर लिया 0 तो यहां पे भी 0 डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वंस यू डिसाइड कि यहां क्या आ रहा है तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली डिसाइड हो चुके होंगे, वहां आपके उसमें चॉइसेस नहीं है, ठीक है ना। यहां कोई चॉइस नहीं है, यहां कोई चॉइस नहीं है, यहां कोई चॉइस नहीं है, ये मान के चलो कि ये तो फिक्स अपने आप ही हो जाएंगे। सो आपके उसमें मतलब 6 ऐसे वैल्यूज है जहां पे कोई चॉइस नहीं है। डायगोनल के ऊपर आपका 0 फिक्स करना जरूरी है, एंड नीचे वो वैल्यूज फिक्स करना जरूरी जो ऊपर से गवर्न हो रहे हैं। सो जो चॉइस है वो बस इन 3 एलिमेंट्स के ऊपर ही है। तो फेवरेबल केसेस कहां से आपको मिलने वाले हैं, फेवरेबल केसेस में आप बोलोगे कि ट्राइंगल को मैं 5 तरीके से फिल कर सकता हूं, स्क्वायर को भी 5 तरीके से कर सकता हूं, एंड स्टार वाली पोजीशन को भी 5 तरीके से फिल कर सकता हूं। बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बाकी और मैं यहां पे नहीं देखूंगा। इतने अलग अलग मैट्रिसेस बेसिकली आपके बनाए जा सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका कितना निकल कर आएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, एंड कैंसिलेशन के बाद में 1/5⁶ आ रहा है, विच कैन बी रिटन एज 1/6 - 1 की पावर 6। तो यहां पे इसका मतलब पी का वैल्यू आपका 6 बनना चाहिए, ठीक है ना। वी कैन राइट इट लाइक दिस, 5 की पावर 6 को 6 - 1 की पावर 6 ऐसा लिखा जा सकता है। लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन सो दैट यू गेट अ गुड होल्ड ऑफ द आइडिया ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ मैट्रिसेस, राइट। एंड दिस इज अ प्रीटी गुड एग्जांपल। आपको यहां पे सेट एस एक दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस हैं। सेट एस आपको दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस हैं। ए नाम का जो मैट्रिक्स आप बनाते हो उसके अंदर जो भी आप एलिमेंट सिलेक्ट करोगे, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना, ये बात भी यहां पे क्लियर है। उसमें जो एलिमेंट की वैल्यू है aij, इट कैन बी ओनली वन ऑफ दीज 5 वैल्यूज, 0 +-1 या फिर +-2। ये जो 5 वैल्यूज हैं इनमें से ही कोई एक वैल्यू आप aij को अलॉट कर सकते हो। ओके, let n1 denote the number of symmetric singular matrices in S, then find the value of n. सिमेट्रिक सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक पता है, सिंगुलर का मतलब क्या है कि आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। सो 2x2 मैट्रिसेस है और सिमेट्रिक है। तो जैसे आप कहते हो कि सिमेट्रिक है तो रादर देन
assuming a general ABCD kind of matrix, क्योंकि अगर आपको मैट्रिक्स अज्यूम करना है तो आप ABCD करते हो इन जनरल 2x2 के लिए, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिक दिया हुआ है इसीलिए मैं पहले ही बार में क्या बोल सकता हूं कि यार इन दोनों लोकेशन पे वैल्यूज आपके एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री. रादर देन हैविंग C, आई शुड हैव B अगेन इन दैट सेम प्लेस, तभी सिमेट्री आपकी बनेगी. डायगोनल के ऊपर ये दोनों वैल्यूज आपके बराबर होने चाहिए. बट क्योंकि सिंगुलर भी होना चाहिए, आप जो यहां पे स्पेसिफिकली काउंटिंग करना चाहते हो उसके अंदर सिमेट्री के साथ साथ सिंगुलर नेचर भी यहां पे डिमांड किया गया है. मतलब आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए. और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है कितनी इस केस में? AD माइनस बी स्क्वायर. सो AD माइनस बी स्क्वायर आपका 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर आपका AD के बराबर होना चाहिए. सो नाउ वी हैव टू पिक अवर पोजिशंस, पिक अवर एलिमेंट्स सच दैट जब उनको इन पोजिशंस में मैं फिक्स करूंगा सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए. बिकॉज दिस कंडीशन इफ सेटिस्फाइड विल इंप्लाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड दिस विल इंप्लाई दैट द मैट्रिक्स इज सिंगुलर. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AD समहाउ मुझे करवाना है. बी स्क्वायर इज इक्वल टू AD अगर मैं यहां पे करवाना चाहता हूं तो काउंटिंग का जो तरीका है वो देखो क्या निकल कर आ देगा. ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी आदत यहां पे करने की होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस. अगर मैं यहां पे केसेस बनाना चाहूं तो एक केस बना सकता हूं कि b का वैल्यू मेरा 0 है. b का वैल्यू अगर मेरा यहां पे मैं 0 मान के चलता हूं, ठीक है, सो b स्क्वायर भी 0 बनेगा, मतलब a इंटू डी भी अब यहां पे 0 कराना जरूरी हो गया. अब a इंटू डी अगर मुझे 0 कराना है तो सोचो कैसे कैसे हो सकता है. या तो दोनों के दोनों 0 हो जाए, है ना, a और d दोनों ही पोजीशंस पे 0 आ जाए, ऐसा हो सकता है. या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एक पोजीशन पे ही 0 आ रहा है और बाकी नॉन 0 वैल्यूज आ रही हैं. राइट, तो इस चीज को लिखेंगे कैसे? एक केस तो यह है कि दोनों के दोनों 0 हो गए, या फिर मतलब प्लस दोनों में से कोई एक 0 हो गया, 2C1. पहले मैंने डिसाइड किया कि दोनों में से कौन 0 हो रहा है, उसको 0 कर दिया. एंड जो आपका अगला वैल्यू वो नॉन 0 क्योंकि होना चाहिए, सो नॉन 0 मेरे पास में यहां पे 4 वैल्यूज अवेलेबल है, +1 -1 +2 -2. सो एंड द नेक्स्ट एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज. ईदर बोथ ऑफ देम कैन बी 0 और वन ऑफ देम इज 0 एंड द अदर वन इज नॉन 0. ठीक है ना. तो जहां पे एंड बोला है वहां पे मल्टीप्लाई, जहां पे और बोला है वहां पे एडिशन. एंड इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है? ये 9 के बराबर आता है ना. ये 8 इंटू 8 + 1 मतलब आपका 9 हो जाएगा. अगर मैं आगे बढ़ता हूं और बोलता हूं कि आपका b का वैल्यू प्लस या -1 है, सो आपका जो b स्क्वायर है वो हमेशा ही कितना होगा? 1 हो जाएगा. और b स्क्वायर अगर आपका 1 है मतलब AD का वैल्यू आपका 1 है. राइट, तो सॉरी AD का वैल्यू आपका 1 है. सो AD का वैल्यू 1 कितने तरीके से हो सकता है उसको मैं यहां पे देख लेता हूं. लेकिन ये ध्यान दो कि ये b का वैल्यू प्लस या -1 के लिए दोनों के लिए ट्रू है. इसलिए हम स्टार्ट ही इस तरीके से करेंगे अपने कैलकुलेशन को लिखते समय कि b कैन बी डिसाइडेड इन 2 वेज. ये जो 2 लिखा है किस वजह से लिखा है? b की वजह से लिया है कि b का वैल्यू +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है. एंड देन आई विल डिसाइड व्हाट हैपेंस विद a एंड d. b can be decided in 2 ways and now I am deciding what happens with a and d. So I want कि a into d आपका 1 के बराबर हो. तो ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो दोनों के दोनों +1 हो जाए या फिर दोनों के दोनों -1 हो जाए, है ना. तो ये 2 ही तरीके से हो सकता है एंड इसलिए ये 4 वेज आपके निकल कर आते हैं. अगर मैं नेक्स्ट केस इमेजिन करता हूं कि b आपका प्लस या -2 है, देन इन दैट केस AD विल बिकम इक्वल टू 4 बिकॉज AD इज इक्वल टू b स्क्वायर. एंड नाउ अगर मैं काउंटिंग यहां पे कंप्लीटली देखना चाहूं तो देखो b हम 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, +2 या -2. एंड देन आई विल डिसाइड कि AD इक्वल टू 4 कितने तरीके से बनाया जा सकता है. सो a इंटू डी अगर आपको 4 के बराबर चाहिए, अगेन आई हैव ओनली 2 चॉइसेस. या तो दोनों के दोनों आप 2 ले लो या फिर दोनों के दोनों आप -2 ले लो. ये 2 चॉइसेस आपको फर्दर मिलते हैं, मतलब ये फर्दर आपके 4 पॉसिबिलिटीज आते हैं. राइट, सो हम क्या कर रहे हैं यहां पे? हम काउंटिंग कर रहे हैं. किस तरीके से कर रहे हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, जो पीएनसी के अंदर यहां पर सबसे पहले लेक्चर में आपको सिखाया जाता है कि एंड कर रहे हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कर रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा. इस तरह की चीजें आपके यहां पे इस्तेमाल हो सकती हैं. राइट, एंड अब आपके पास में इससे ज्यादा केसेस तो है ही नहीं, इतने ही थे केसेस, तो इन सबको ऐड कर दो, यहीं से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. तो कितना है? 8 और 9 मतलब 17 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है. क्लियर है? सो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड
द काउंटिंग वाले सवाल, है ना, एंड इसलिए इस टॉपिक को अलग से डिस्कस करना जरूरी है, सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द पैटर्न्स। अदरवाइज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी फोकस ऑन दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड वी मूव ऑन, है ना। इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं ये करके हम खुश हो जाते हैं कि हमें समझ में आ गया कि यार सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कैसे काम करता है। यस, इट इज ट्रू, समझ में आ गया, लेकिन है ना और भी पैटर्न्स हैं, स्पेशली काउंटिंग वाले जो आपके पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। हमने एक सवाल सिमेट्रिक का किया, एक स्क्यू सिमेट्रिक का किया, एंड एक हमने यहाँ पे फर्दर डिटर्मिनेंट इन्वॉल्विंग काउंटिंग भी देखी। ऑलराइट, चलिए, सो इसी के साथ में हमारा आज का डिस्कशन हम रैप अप करते हैं। आपके साथ में आज हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के पहले ट्रांसपोज का भी थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन किया था, है ना। अगर आपने काफ़ी टाइम से नहीं देखा है तो आप उस चीज़ को जाके एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। एंड इसी तरह से आपके साथ में कंटिन्यूसली हम वीडियोस करते रहेंगे। मेक श्योर दैट यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल ऑफ गेटिंग अ बेटर रैंक इन जेई, एंड वी आर टेकिंग इनिशिएटिव्स डेफिनेटली फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, कि हम जब भी यहाँ पर आते हैं आपके साथ में कुछ ऐसे डिस्कशन प्रेजेंट करें जिससे आपको इंप्रूवमेंट फील हो एंड आपका यहाँ पे समय भी यहाँ पर थोड़ा सा हम बचा पाएं। इसलिए हम जितना इफेक्टिव रख सकते हैं, जितना शॉर्ट रख सकते हैं अपने वीडियोस को, उतना शॉर्ट हम रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट द इफेक्टिवनेस बेसिकली एक्चुअली इंप्रूव्स बिकॉज ऑफ दैट रीजन एंड नॉट द अदर वे राउंड। ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग एंड नॉट फीलिंग डीमोटिवेटेड, है ना। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।